अगर समझो पूरा ब्लड जो जा रहा है ब्रेन की तरफ, हार्ट पंपिंग कर रहा है तो ब्रेन की तरफ ब्लड जा रहा है, तभी हम सब कॉन्शियस है, राइट। अगर ये 3 मिनट से ज्यादा ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन अगर बंद पड़ गया तो ब्रेन डेड हो जाता, ब्रेन डेड हो जाता। और ब्रेन डेड होने के बाद में तुम वो हार्ट चालू करो, लंग्स चालू करो, कुछ भी चालू करो, वो पेशेंट कुछ समय में एक्सपायर हो जाता है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जा रहा है ना वो इंटैक्ट रहना चाहिए। तो तुमको जब तक तुम हार्ट को रिस्टार्ट करते हो तब तक ब्रेन को ब्लड का सप्लाई रखना है। समझ में आ रहा है ना हिंदी में सबको? जिसको मराठी है तो उसको भी समझ में आ रहा है ना? तो जब आप वो कॉम्प्रेशंस करते हो तो कॉम्प्रेशंस कैसे कर रहे हो? नीचे जो है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बेड है, राइट। बाद में पीठ है, हमारा बैक है, तो बैक भी फ्लैट है। और जब तुम लोग यहाँ पे ऐसे दबाते हो तो हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स, 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया। तो जो वेंट्रिकल्स है नीचे वाली वो हम जब ऐसे दबाते तो वो दब जाती है। यानी जो नेचुरली हार्ट का काम होना चाहिए पंपिंग का, वो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे दबा के हार्ट को बोल रहे हैं कि तेरा काम चालू है। सो दैट ये जो हार्ट से ब्रेन की तरफ जाने वाला जो ब्लड सप्लाई है वो इंटैक्ट रहेगा और ब्रेन डेड नहीं होगा। तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि जब तुम लोग सीपीआर कर रहे हो पेशेंट को, या रिससिटेशन कर रहे हो, या रिवाइविंग कर रहे हो, पेशेंट रिवाइव करना भी बोलते हैं इसको, जब हम रिवाइविंग कर रहे हैं तो तुम्हें ब्रेन को भी प्रिजर्व करना है, ब्रेन को इंटैक्ट रखना है, ब्रेन की तरफ जाने वाला जो ब्लड सप्लाई है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ही वो पेशेंट डेड नहीं होगा। आपके पास कितने मिनट है? 3 मिनट। सदेश वाला डायलॉग मालूम है किसी को? 22 मिनट अपने लाइफ की जिंदगी के। आई थिंक इन्होंने सदेश देखा भी नहीं होगा, छोटे बच्चे। सो यू हैव 3 मिनट्स टू रिवाइव दैट। बट अगर आप ये कॉम्प्रेशंस कंटिन्यू रखते हो, अगर कॉम्प्रेशंस कंटिन्यू रखते हो तो जितना भी रहो 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ये ब्लड सप्लाई ब्रेन को इंटैक्ट रहेगा। समझ में आ गया? और दूसरी चीज क्या होगी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी सुना है? हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होता है ना, बराबर है ना? तो हार्ट को ब्लड सप्लाई जो करता है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। और ये कोरोनरी आर्टरी भी, उससे भी वो ब्लड कब जाएगा? जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा तभी जाएगा ना। इसलिए ये कॉम्प्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? कॉम्प्रेशंस कितने देने हैं, ब्रेथ कितना देना पता है? ओके, ठीक है। मैं स्टोरी बताता हूँ। इट हैपेंड इन वेरी बिग हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया का। वहां पे तो एक बार क्या हुआ कि एक ये होता है कोड ब्लू होता है। कोड ब्लू यानी क्या होता है कि समझो कहीं पे पेशेंट अरेस्ट हो गया, पूरे हॉस्पिटल के बिल्डिंग में अगर पेशेंट अरेस्ट हो गया तो एक अनाउंसमेंट होती है पूरे सिस्टम के अंदर, जो लाउड स्पीकर का सिस्टम होता है। कोड ब्लू, वार्ड नंबर 5, बेड नंबर 6, ऐसे बोलिए 3 बार बोलते हैं। कोड ब्लू, वार्ड नंबर 5, बेड नंबर 6, ऐसे 3 बार बोला तो होता क्या है कि उस दिन में या उस रात में एक टीम कोड ब्लू की होती है। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट होता है, देन इंट्यूबेट जो करने वाले वो होते हैं, वेंटिलेटर के बंदे होते हैं, तो 7, 8, 10 जनों की वो टीम होती है। तो जैसे कोड ब्लू का अनाउंसमेंट हो जाता है, ये सब लोगों को वहां पे पहुंचना पड़ता है। ये होता है कोड ब्लू। ओके, तो एक बार क्या हुआ कि एक अनाउंसमेंट हो गई कोड ब्लू की, और ऑब्वियसली मैं भी उसी दिन में, आई मीन दैट नाइट, इट वाज नाइट एक्चुअली, और मैं भी ड्यूटी पे था। तो हम वहां पे पहुंच गए और एक सिस्टर वहां पे पेशेंट को कॉम्प्रेशंस कर रही थी और जोर से कॉम्प्रेशन चालू थे। कॉम्प्रेशंस बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। जैसे ही मतलब उसको पेशेंट को सिस्टर को ध्यान में आ गया कि पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है या कोलैप्स हो गया, उसने कॉम्प्रेशंस चालू कर दिए। ओके, तो कॉम्प्रेशंस चालू करके 3, 4, 5 मिनट हो गए थे और हम सब भी वहां पे पहुंच गए। अराउंड 11th फ्लोर था तो सबको पहुंचने के लिए 3-4 मिनट तो लग गए।
तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 3-4 मिनट के बाद में वो पेशेंट खुद उठा और पेशेंट बोलता है, मैडम जो भी करना है जरा जोर से मत करो। ये रियल टाइम में घटना है, ये रियल टाइम में जो भी करना है धीरे से करो, पेनफुल एक्चुअली। तो इससे मुझे आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि हर एक कोलैप्स्ड पेशेंट नॉट नेसेसरी कि उसका हार्ट बंद पड़ गया, समझ रहे हो, नॉट नेसेसरी कि उसका हार्ट बंद पड़ गया है। आपको क्या करना पड़ता है, पहले पेशेंट के पास जाओ, जब आपको ध्यान में आता कि ये पेशेंट को सीपीआर लगना है, ए बाबा उठ, ए उठ, आप उसको पेन दे दो। और जनरली पेन क्या, ऐसे दे दो, ऐसे मार दो, तो ये ज्यादा पेन होता है और पेनफुल स्टिमुलस है। सबसे ज्यादा पेनफुल स्टिमुलस 2 जगहों पे होता है, एक तुम्हारा ऐसे नकल करके यहाँ पे करने का, ऐसे यहाँ पे करने का, पेशेंट का कॉन्शियसनेस है कि नहीं वो ध्यान में आ जाता। दूसरा है यहाँ पे दबाने का, यहाँ पे दबाने का, कॉन्शियसनेस ध्यान में आता। तीसरा, पहली जो चीज क्या करो, उसके हाथ जो पल्स है, पल्स पे हाथ रखो। अगर पल्स मिल रही है, पल्स आपको लग रहा है, तो हार्ट बंद नहीं है। अगर पल्स नहीं मिल रहा तो हार्ट बंद है, तो तुम कंप्रेशन चालू करो। पहले पल्स देखो, दूसरा पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखो। अगर समझो पल्स अच्छा आ रहा है तो बीपी देखो, अगर बीपी भी अच्छा है 80, 90, 100, 110, 180, 80 के अबोव है तो भी रिलैक्स। और अगर पल्स हाथ को लग रहा है तो इमीडिएटली स्टार्ट मत करो। तो पहले क्या होना चाहिए, आप 1 मिनट दे दो ये सब चीजें करने के लिए। जैसे आपको ध्यान में आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोलैप्स है, पहले जाके उसके हाथ को पकड़ो, हाँ पल्स है, नहीं है, पल्स नहीं है, उसको उठाओ, ये बाबा उठ, अब ये करना उठना, तो पेशेंट को उठाओ। अगर कॉन्शियस लेवल है तो आप डरो मत, आप खुद मत डरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खुद ने नहीं डरना, ये बहुत बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे ज्यादा पेशेंट कब मरते हैं पता है, जब हम ट्रीटमेंट करने वाले घबरा जाते हैं। हम जब हंगामा चल रहे, मेरे को समझते नहीं, ये करो, क्योंकि पेशेंट के पास 3 मिनट है, राइट। तो उस 3 मिनट में तुम उस पेशेंट के भगवान बन सकते हो। और डॉक्टर को जो स्पेशली जान बचाता है ना, उसको भगवान क्यों कहते हैं, ये इसी रीजन से होता है क्योंकि वो जान जो जा रही है उसको स्टॉप कर रहा है। और वो स्टॉप करना इतना जस्ट डॉक्टर का टैग लग गया तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही बचाते, हम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं ना, ये मैक्सिमम तुम जैसे लोग जो नर्सेस हैं उनसे सीखते। तो ये तुमको सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जैसे पेरीफेरी, हम ऐसा एरिया में, कुछ खेड़े गांव में है, ऐसे पेरीफेरी एरिया में जहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और अगर तुमको ये चीज मालूम है तो आप वो डिफरेंस कर सकते हो। बट उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स, उसके कुछ स्टेप्स है, उसका एक कॉन्फिडेंस है जो आपको खुद को नॉलेज लेके आना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा करना पड़ता है। क्योंकि अगर राइट किया, जो चीज राइट तरीके से की जाती है तो ही उसको रिजल्ट आएगा, राइट। बराबर है ना। आप सब मेडिकल में हो, राइट, मेडिकल फील्ड में हो, और अगर आपको मैथ का पेपर लेके आके गए तो पास हो गए क्या, बराबर है ना। तो मेडिकल पढ़ रहे हो तो मेडिकल का पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। सो आपको राइट ही करना पड़ता है। तो बेसिकली मुझे क्या बताना था, जिसको आप सीपीआर के लिए जा रहे हो, पहले बाबा उठ बोलो उसको। दूसरा चीज, सही तरीके से, मेरे का तो सर ने सिखाई दिया होगा, सही तरीके से वो करो। तीसरा चीज, एयरवे जो है उसका, मतलब हवा जो आ रही है जा रही है, उसको आप कंपल्सरी देखो कि एयरवे ठीक है कि नहीं। क्योंकि जब तक हवा या ऑक्सीजन नहीं मिलता, पेशेंट रिवाइव नहीं होने वाला। एक उदाहरण ले लो, जब कोई पेशेंट पेन से हमारे पास आता है, कुछ दर्द हो रहा है, आपने पेन किलर दे दिया, बीपी डाउन हो गया, सलाइन दे दिया, किसी को डायरिया हो गया, मेट्रोनाइडोजोल, फ्लॉक्स, ऐसा कुछ दे दिया। वहां पे आप क्या कर रहे हो, एक चीज के लिए एक चीज दे रहे हो, बराबर। जो सीपीआर होता है, पेशेंट जब कोलैप्स हुआ होता है तो एक चीज करने से फायदा नहीं होता, आपको एक चीज करते करते सब तरफ ध्यान देना पड़ता, बराबर है की नाही। भाजी करता ना तुम्ही, भाजी करता किती स्वयंपाक येतो, कुणालाच येत नाही का, तुलाच येतो, 2, 3, 4, स्वयंपाक येत नाही का,
आपण भाजी करताना काय काय टाकतो त्यात? तेल, चटणी, मीठ, कढीपत्ता, कांदा सगळे टाकल्यावरच होते का भाजी? नुसतं पाणी टाकल्यावर भाजी होते का? सीपीआरला तसंच. सीपीआरला तुम्हाला कॉम्प्रेक्शन कडे पण ध्यान ठेवायचंय. सीपीआरला तुम्हाला त्याच्या श्वासाकडे पण ध्यान ठेवायचंय. सीपीआर देताना तुम्हाला त्याला जे काही इंजेक्शन द्यायचे त्याच्याकडे पण ध्यान ठेवायचं. आलं ना? तुमको तो माझी मस्त बातें भी मेरे को नहीं. ओके, अजून एक गोष्ट ऍडिशन करतो. ओके, कसं असतं माहितीये का? तुम्हाला ये माहिती होना, तुमको ये पता होना जरूरी है कि हार्ट बंद क्यों पड़ता है. जब बंद पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये अगर हमें पता चला तो ही हम उसका ठीक से या राइट वे में इलाज कर सकते हैं. बराबर है? तो हार्ट बंद पड़ने के रीजंस में बताता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस है. एक तो हार्ट का जो बीटिंग है वो कम हो जाता है. नॉर्मल कितना रहता? 70/100. 70/100. 75/100 कितने बोल रहा मैं? पल्स. हाँ 70/100. ठीक है ना? ओके, हाँ पता तो रहा है कितना? 60 से 80. गुड. और राइट, और 72 75. तो तेरा नाम क्या है? साइना का आंसर तकरीबन राइट है. ये 60 to 100 तक नॉर्मल है. 60 to 100. अगर समझो 60 से नीचे आ रहा, 60 से नीचे आ रहा तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोलना. क्या? ब्रैडीकार्डिया. 100 से ऊपर आ रहा तो उसको बोलना टकीकार्डिया. राइट. तो हार्ट बंद पड़ने के ब्रैडीकार्डिया और टकीकार्डिया ये दो रीजंस हैं. ब्रैडीकार्डिया मतलब हार्ट का जो बीट है या पल्स है वो 30 आ रहा, 25 आ रहा, 20 आ रहा. ये कारण है. इसमें क्या होता है कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो सडनली स्लो डाउन हो जाता है. ये एक रीजन. और दूसरा रीजन क्या है? टकीकार्डिया. टकीकार्डिया मतलब क्या? ये हार्ट ऐसे ऐसे होना चालू होता है. एक्चुअली नॉर्मली कैसा होना चाहिए हार्ट? ये पूरा बंद चालू ऐसा होना चाहिए. पर टकीकार्डिया में जिसको हम वीटी क्या बोलते हैं? वीटी और वीएफ ये इसमें सिर्फ ऐसे होता है. और ऐसे हुआ तो क्या होगा? हार्ट से ब्लड बाहर आएगा. बराबर है? अगर हार्ट बीट कम हो गया, 10-15 हो गया तो तुमको जितना ब्लड चाहिए उतना बाहर नहीं आ रहा. और वीटीवीएफ हो गया यानी हार्ट सिर्फ ऐसे कर रहा तो ब्लड बिल्कुल बाहर नहीं आएगा. और जो हम सुनते हैं सडनली मर गया, अरे अभी तो चल रहा था वहां पे जाके गिर गया, सुबह तो अच्छा था शाम तक तो चला गया, नींद हमारे सामने सोया और सुबह तक उसका डेथ हो गया. तो ये सब रीजंस के लिए ये जो वीएफ होता है, वीएफ यानी ऐसे होना, ये कॉमन रीजन है. 99% जो सडन डेथ होते और हम सुनते ये वीएफ की वजह से होते, ऐसे हार्ट करता है. तो तुम लोग जब ये शायद किसी बुक्स में नहीं लिखा है पर ये हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है. तुम जब ये कंप्रेशन कर रहे हो तो कंप्रेशन चलते चलते ये ऐसा करो, मूठ ऐसा करो और जोर से मारो चलते चलते. इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ. ये जो वीएफ चल रहा है ना, अगर ये वीएफ है तो ये थंपिंग बोलते हैं, ये थंपिंग से वीएफ रिवर्ट हो सकता है. ये वीएफ को रिवर्ट करने का काम सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक करना होगा. इलेक्ट्रिक शॉक पीके मूवी देखा है क्या किसी ने? तो रैंचोगिरी करनी पड़ती है उसको. रैंचो मालूम है ना? तो रैंचोगिरी करनी पड़ती है बहुत बार. आपको शॉक नहीं मिलता है तब वो शॉक की मशीन अवेलेबल नहीं रहती है. आपके पास शायद सर में देखा होगा एडी का मशीन है, वो शायद हर जगह पे अवेलेबल नहीं है. तो जब भी तुम ये सीपीआर कर रहे हो चलते चलते 2-3 मिनट के अंदर ये ऐसा मूव करके जोर से यहाँ पे मारोगे. बहुत बार पेशेंट रिवर्ट हो जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है. तो ये कुछ ट्रिक्स है जहां पे तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हार्ट क्यों बंद पड़ रहा, कैसे बंद पड़ रहा. हार्ट अटैक की वजह से बंद पड़ता,
हार्ट सडनली अगर पैनिक हो गया, सडन शॉक के बाद कुछ सामने आ गया, तभी हार्ट बंद पड़ता है। ये कुछ मेजर रीजंस है, बट हार्ट स्टॉप होने के जो पल्स रेट कम होना या ये वीएफ ऐसे ऐसे करना, ये दो मेजर रीजंस है। आ गया समझ में? सर इससे हाँ वो तो है, वो ह्यूज एक्चुअली इम्पैक्ट है, राइट। ओके, और मेडिसिन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? नहीं क्या? आज वो प्रैक्टिकल राउंड पे देख लेंगे। एट्रोपिन, एड्रेनालिन, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ये दो मेजर इंजेक्शंस है, ये ध्यान में भी रखो। एट्रोपिन और एड्रेनालिन। जब पेशेंट ऐसे जिसको